हेलो दोस्तों। तो आ गए आप सब। चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो सबको आ जाता है, लेकिन जब बात आती है फ्यूचर और ऑप्शन की, तब इनके समझ में नहीं आता कि फ्यूचर और ऑप्शन काम कैसे करता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर में हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब एक टाटा मोटर्स का शेयर है जिसका प्राइस वैल्यू अभी सपोज करते हैं कि 100 रुपये है। ए को लगता है कि ये जो टाटा मोटर्स का शेयर वैल्यू अभी 100 रुपये है, वो बढ़ करके 3 महीने बाद 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है। वहीं बी को लगता है कि ये जो 100 रुपये का वैल्यू है, ये घट करके 80 रुपये हो जाएगा। दोनों अपने अपने एजम्पशन से कर रहे हैं, दोनों अपना अपना एनालिसिस है, और दोनों को लग रहा है कि ए को लग रहा है कि 140 रुपये हो जाएगा, वहीं बी को लग रहा है कि 80 रुपये हो जाएगा, 100 से घट करके। ठीक। तो अब ये दोनों स्टॉक मार्केट में आते हैं और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें ये लिखा होता है कि जो बी है वो ए को 3 महीने बाद एक प्री डिफाइंड वैल्यू पे, मतलब आज जो वैल्यू डिफाइंड हो रही है, प्राइस जो डिफाइंड हो रहा है, उस पे 3 महीने बाद एक प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ शेयर प्री डिसाइडेड अमाउंट पे सेल करेगा। मतलब मान लेते हैं कि अभी दोनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और इसमें लिखा ये जाता है, मान लेते हैं कि 110 रुपये वैल्यू भी डिसाइड होती है कि 3 महीने बाद 110 रुपये में जो बी है वो ए को शेयर बेचेगा, फिर चाहे उस समय उसकी वैल्यू कुछ भी हो। अब इसमें दोनों का फायदा है। ए को लग रहा है कि 3 महीने बाद इसका जो वैल्यू है वो 140 रुपये जाएगा, वहीं बी को लग रहा है कि ये जो 100 रुपये का शेयर है वो 80 रुपये जाएगा। तो जब 80 रुपये जाएगा तो वो 110 रुपये में बी को बेचेगा, बी जो है अपना शेयर ए को बेचेगा। ठीक। वहीं ए को लग रहा है कि 140 रुपये का शेयर मुझे 110 रुपये में मिल जाएगा बी से। दोनों का फायदा है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। अब बात करते हैं 3 महीने बाद के सिनारियो को। अब 3 महीने बाद 2 केस होगा। मान लेते हैं जो टाटा मोटर्स का 100 रुपये का जो प्राइस है वो 140 रुपये पहुंच गया। तो अब क्या होगा? अब इसमें ये होगा, ए जो है वो बी को 110 रुपये देगा। 140 रुपये का शेयर भले ही है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, पीछे ही। यानी कि जब उस समय कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस समय 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 110 रुपये में बी जो है वो ए को शेयर बेचेगा, फिर चाहे उस शेयर का वैल्यू कुछ भी हो। तो ए को कितने में शेयर मिलेंगे? 110 रुपये में, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा? 140 रुपये। तो ए को फायदा कितना हो रहा है? 30 रुपये का फायदा। ठीक है। लेकिन बी को कितना नुकसान हो रहा है? 30 रुपये का। चलिए अब हम सिनारियो 2 देखते हैं, केस नंबर 2। मान लेते हैं कि उसका शेयर का वैल्यू जो है वो 100 रुपये से घट करके 80 रुपये हो गया। इस केस में क्या होगा? इस केस में ए को 80 रुपये का शेयर बी से 110 रुपये में खरीदना होगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि चाहे उस समय के शेयर प्राइस कुछ भी हो, मैं बी से 110 रुपये का हिसाब से शेयर खरीदूंगा। ठीक है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर ए को लग रहा है कि 3 महीने बाद जो टाटा मोटर्स का 100 रुपये का शेयर है वो अगर 140 रुपये जाएगा, तो वो डायरेक्ट शेयर मार्केट से क्यों नहीं स्टॉक खरीद रहा? तो इसका जवाब है लेवरेज। अब समझते हैं लेवरेज क्या होता है। तो सपोज करते हैं कि ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट करते समय ए ने जो शेयर ऑफ अमाउंट खरीदा था, मतलब जो टोटल शेयर 1000 खरीदे थे, तो 3 महीने बाद जब ये मैच्योरिटी डेट आती है उस शेयर की, कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो उसको कितने रुपये देने पड़ते हैं? 1,10,000 रुपये देने पड़ते हैं, 110 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर के। ठीक है। तो 1,10,000 रुपये ना दे करके वो सिर्फ उसका 10% दे करके 1,10,000 रुपये शेयर को कंट्रोल कर सकता है। नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। लेवरेज का मतलब होता है कि आप किसी भी अमाउंट के शेयर का X% दे करके उस अमाउंट के शेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ए और बी के सिनारियो में ये है कि ए जो है वो 1,10,000 रुपया ना दे करके सिर्फ 10% यानी कि 11,000 रुपया दे करके 1,10,000 के शेयर को वो लॉक कर लिया अपने पास कि अब मुझे ये 3 महीने बाद का शेयर जो है वो मुझे मिलेगा। 1,10,000 का जो शेयर है उस पर कंट्रोल हो गया 11,000 दे करके। तो ये जो कंट्रोल पावर मिलता है वो फ्यूचर में ही मिलता है, वो डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में अगर वो 1000 शेयर खरीदने जाता तो इंस्टेंट उसको कितना देना पड़ता? इंस्टेंट उसको 1,10,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको सिर्फ 11,000 में 1,10,000 रुपये के शेयर उसको कंट्रोल करने उसके पास आ गया। तो ये आपको लेवरेज मिलता है। इसलिए शेयर मार्केट में फ्यूचर बहुत ज़्यादा आदमी यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर यूज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा शेयर कंट्रोल करने का पावर मिल जाता है। ठीक है। अब फ्यूचर कौन कौन यूज करते हैं, कौन कौन ट्रेडिंग करते हैं? तो 2 तरह से फ्यूचर यूज करते हैं।
पहला होता है हेजिंग और दूसरा होता है स्पेकुलेशन। अब हम हेजिंग को समझते हैं। मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपका जो है वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके बहुत पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस कंपनियों का शेयर फ्यूचर में कहीं डाउन ना हो जाए और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो गिर ना जाए, इसलिए आप फ्यूचर को क्या करोगे, सेल कर दोगे, ठीक। फ्यूचर सेल कर दोगे, तो आप जब सेल करते हो तो हायर प्राइस पे सेल करते हो, अभी का जो प्राइस है उससे हायर प्राइस पे सेल करते हो। टाटा मोटर्स की कंपनी में मान लेते हैं कि 100 टाटा, अब हम टाटा मोटर्स की कंपनी को ही देख लेते हैं। अभी का प्राइस 100 रुपया था, लेकिन बी ने कितने में सेल किया, 110 रुपया में सेल किया। अब मान लेते हैं कि बी ने इन्वेस्ट कर रखा है टाटा मोटर्स की कंपनी में 1000 शेयर, ठीक है। अब उसका वैल्यू जो है वो घट करके 80 रुपया हो गया। तब बी का तो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो तो 80 रुपये के हिसाब से 80,000 हो गया, ठीक है। एक शेयर का अगर 100 रुपया रेट है तो 1000 शेयर का 1 लाख, लेकिन जब इसका वैल्यू गिर गया तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, 1000 इंटू 80,000 हो गया, ठीक है। तो इस केस में इसने जो फ्यूचर में सेल किया है वो कितने पे सेल किया है, 110 रुपये सेल किया है, ठीक है। तो 80 रुपये के शेयर को वो 110 रुपये के हिसाब से ए को बेच देगा, तो उसका बैलेंस हो गया। उसने जो इन्वेस्टमेंट पर लॉस किया था वो फ्यूचर में इसने मेंटेन कर लिया। तो इसको बोलते हैं हेजिंग, जो इन्वेस्टर करते हैं अपने इन्वेस्टिंग अमाउंट को बचाने के लिए किसी भी वोलेटाइल स्थिति में। अगर अचानक से शेयर गिर गया तो उसका तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करके रखते हैं, सेल करके रखते हैं कि किसी कारणवश अगर हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्रॉप करता है तो हमारा फ्यूचर से हम मेकअप कर लेंगे। ये हो गया हेजिंग। अब समझते हैं स्पेकुलेशन। अब आपको लगता है, आप कोई इन्वेस्टर नहीं हो, बस आपको ये लगता है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत है, या फिर ये कंपनी में आपको मान लेते हैं कि आपको कहीं से पता चलता है या फिर आपको लगता है कि ये कंपनी जो है वो अब जाने वाली है या ये कंपनी डाउन जाने वाली है, तो आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। अगर अब जा रही है तो आप बहुत कम प्राइस पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। कि मान लेते हैं आपको लगता है 140 जा रहा है तो आपने 110 में ले लिया, तो आपको 140 के टाइम पे 110 रुपये पर मिलेगा आपको शेयर, तो वो आपको 30 रुपये का वहाँ प्रॉफिट होगा। दूसरे केस में अगर आपको लग रहा है कि ये 80 रुपये जाएगा तो आपने 110 रुपये में सेल कर दिया उसको, तो फ्यूचर में 80 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट को 110 रुपये में आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ आपको फायदा हो जाएगा। तो ये होता है स्पेकुलेशन, मतलब कि तुक्का मारना। आपको अगर सही हो गया तो हो गया, गलत हो गया तो आपका लॉस हो गया, और सही हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया। समझ गया? तो आपने फ्यूचर को अच्छे से समझ लिया, तो अब चलिए ऑप्शन को समझते हैं। तो ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन और पुट ऑप्शन को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ऑप्शन से आपको लग रहा होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा, तो जी हाँ, इसमें ऑप्शन होता है खरीदने का या बेचने का। कॉल में देखते हैं, कॉल में क्या करते हैं। मान लीजिए ए और बी इसमें भी है, ए जो है वो बायर है और बी जो है वो सेलर है कॉल ऑप्शन में। अब ए को लगता है कि ये जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है सेम टू सेम वैसे ही 100 रुपये का है वो 140 रुपये जाएगा, और बी को लगता है कि 80 रुपये जाएगा। तब बी क्या करेगा, सेल कर देगा इसको 110 रुपये के प्राइस पे, और ए क्या करेगा, इसको खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए को एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा बी को। क्यों? क्योंकि ये बाय कर रहा है फ्यूचर में जा करके, इसके पास एक अथॉरिटी आ गई, ये बाय करेगा फ्यूचर में जा करके, इसलिए इसको ये प्रीमियम अमाउंट देगा। 2% 1% ये डिसाइडेड होता है कि आप कितने लेट से बाय कर रहे हो। तो आप अगर 2% इसको प्रीमियम अमाउंट दोगे और 1000 शेयर खरीद रहे हो 110 रुपये के हिसाब से, तो आपको 1100 रुपया देना पड़ेगा। तो 1100 रुपया ए बी को देगा प्रीमियम अमाउंट के 3 महीने बाद, जब इसका प्राइस कुछ भी हो, मुझे 110 रुपये में बी बेचेगा मुझे, ठीक है। ये प्रीमियम अमाउंट 1100 रुपये किसके पास चला गया, बी के पास चला गया। अब 3 महीने बाद का सिनेरियो फिर से वही होगा। अगर शेयर का प्राइस, केस नंबर 1, अगर शेयर का प्राइस 140 रुपये पहुँच गया, तो बी को क्या करना पड़ेगा, 110 रुपये में शेयर प्राइस बेचना पड़ेगा ए को। लेकिन ए के पास कितना का शेयर प्राइस वैल्यू जा रहा है, 140 रुपये का वैल्यू का शेयर प्राइस 110 रुपये में मिल रहा है, तो उसको फायदा कितना का हो रहा है, 30 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 1000 शेयर पे कितना फायदा हो जाएगा, 30,000 का फायदा हो जाएगा। लेकिन 30,000 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसने शुरू में कुछ प्रीमियम भी तो भरा था 1100 रुपया, तो 30,000 माइनस 1100 रुपया, तो कितना फायदा हो जाएगा, 28,900 फायदा हो गया। तो 28,900 रुपया ए को फायदा हो गया, और बी को नुकसान कितना हो गया, 28,900 का। अब दूसरे केस देखते हैं। मान लेते हैं कि शेयर प्राइस इसका जो है वो 80 रुपये पहुंच गया, तो अब क्या होगा। अब इस केस में कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि बी जो है वो 110 रुपये में शेयर प्राइस पे बेचेगा ए को, लेकिन ए ने प्रीमियम पे किया है, तो इसमें उसके पास ऑप्शन है कि वो अगर नहीं खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता। तो इस केस में ए को दिख रहा है कि 80 रुपये का जो शेयर है
वो मुझे 110 रुपये में मिलेगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदूंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं खरीदता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन है ये आप प्रीमियम पे किए हो, ए ने जो बी को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्रीमियम पे किया था उससे इसमें ऑप्शन मिलता है जो कि फ्यूचर में नहीं मिलता है। फ्यूचर में हमने देखा कि जब 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतने आपको खरीदने पड़ते हैं। आप कंपलसरी है कि आपको खरीदने पड़ेंगे और जो सेलर है उसको बेचने पड़ेंगे। लेकिन ऑप्शन में ये है कि बायर के पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, या तो सेलर के पास ऑप्शन होगा अगर सेलर ने खरीदा है तो, या तो बायर ने अगर प्रीमियम पे किया है तो बायर के पास ऑप्शन है, वो नहीं खरीद सकता। अगर उसको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है तो वो नहीं खरीद सकता। तो इस केस में क्या करेगा, बायर अपने लॉस को नहीं बुक करना चाहेगा, वो हट जाएगा कि मैं नहीं खरीदूंगा। तो अब इसमें सेलर को क्या फायदा होगा, तो सेलर को वो जो प्रीमियम मिला है शुरुआत में 1100 रुपया, वो उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यही फायदा है जिसकी वजह से सेलर सेल करते हैं और बायर बाय करते हैं। बायर के पास राइट आ जाता है कि मैं चाहूँ तो खरीद भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी खरीद सकता हूँ। तो जब बायर ऑप्शन पिक कर लेता है कि मुझे लॉस हो रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा, तो इस केस में सेलर को जो प्रीमियम पे किया हुआ है वो उसे वापस लौटाना नहीं पड़ता। तो सेलर को इसमें ये फायदा है कि उसे प्रीमियम मिल जाता है। तो इसीलिए सेलर इसमें सेल करते हैं ये सोच के कि मेरा अगर स्पेसिफिकेशन सही हुआ तो इसमें मुझे ये प्रीमियम अमाउंट है वो मुझे मिल जाएगा। अब पुट ऑप्शन देखते हैं। पुट में भी ए और बी है। टाटा मोटर्स का शेयर है जो कि 100 रुपये प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अब ए को लगता है कि इसका प्राइस जो है वो 80 रुपये जाएगा और बी को लगता है कि नहीं, इसका प्राइस 140 रुपये जाएगा। अब ये दोनों आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 3 महीने बाद का। ये जो प्राइस 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये 3 महीने बाद 110 रुपये में बी जो है वो ए से खरीदेगा, ठीक है। अब ए क्यों बेचेगा उसको 110 रुपये में, क्योंकि ए को लग रहा है कि वो 80 रुपये जाएगा, तो 110 रुपये में 3 महीने बाद बेच के इसको फायदा कमाएगा 30 रुपये का। और बी को क्यों लग रहा है कि इससे मैं 110 रुपये में कर दूंगा, क्योंकि बी ने अपना जो एनालिसिस किया उससे उसे लग रहा है कि 3 महीने बाद इसका प्राइस 140 रुपये रहने वाला है, तो मैं खरीदूंगा। तब ए के पास राइट रहे बेचने का या नहीं बेचने का, उसके लिए वो बी को प्रीमियम पे करेगा। मान लेते हैं वो 1% प्रीमियम पे करता है, तो 1000 शेयर की अगर डील होती है 110 रुपये के हिसाब से, तो 1% का प्रीमियम 1100 रुपया है, तो 1100 रुपया पे करेगा बी को। और इसके पास ए के पास राइट रिजर्व हो जाएगा कि वो 3 महीने बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें उसके पास ऑप्शन होगा कि वो बेचना चाहे तो बेच सकता है और नहीं बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है। अब 3 महीने बाद 2 केस होगा। केस नंबर 1, मान लेते हैं कि शेयर प्राइस जो है वो घट करके 80 रुपये हो गया, ठीक है। तब इस केस में ए ने कितने में कॉन्ट्रैक्ट किया है 110 रुपये में, लेकिन अभी एक्चुअल प्राइस क्या हो गया इसका 80 रुपये। तो ए ने जो बी को प्रीमियम पे किया है उसकी वजह से ए के पास राइट है कि ये बेचेगा और इस बी को खरीदना पड़ेगा, ये इसके पास राइट है। ये 80 रुपये के शेयर को 110 रुपये के हिसाब से बेचेगा, 1000 शेयर बेचेगा तो टोटल 1,10,000 रुपये के बेचेगा। लेकिन इसे कितने पड़ेंगे वो शेयर में 80,000 में पड़ेंगे, तो 80,000 के शेयर को 1,10,000 रुपये में बेच करके 30,000 रुपये फायदा कमा लेगा। लेकिन इसने ये प्रीमियम जो पे किया है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में, तो 30,000 माइनस 1100, तो इसके पास कितना आ गया 28,900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब केस नंबर 2 देखते हैं। मान लेते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो बढ़ करके 140 रुपये हो गया। तो इस केस में ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 110 रुपये में शेयर जो वैल्यू होगा वो मुझे ए जो है वो बी को बेचेगा। लेकिन अब क्या ए 140 रुपये का जो करंट प्राइस शेयर का चल रहा है वो 110 रुपये में बी को बेचना चाहेगा, नहीं बेचना चाहेगा। तो उसके ए के पास ऑप्शन है कि वो नहीं बेचना चाह सकता है, तो नहीं बेचेगा। तो उसके पास ये जो अथॉरिटी मिला है नहीं बेचने का या बेचने का, वो किससे मिल रहा है प्रीमियम पे करने से। वो जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो ए ने बी को प्रीमियम पे किया था 1100 रुपये से, उससे उसको अथॉरिटी मिल गया कि वो चाहे तो बेच सकता है और नहीं चाहे तो नहीं बेच सकता है। तो ठीक है, अब आई होप मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। तो फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में आपने समझ लिया। अब चलिए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। फ्यूचर में जो होता है वो फ्यूचर के टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, और उसमें ये डिसाइड होता है कि एक प्री डिफाइंड वैल्यू, मतलब आज एक वैल्यू डिसाइड हो रहा है शेयर का, और उस शेयर पर उसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको खरीदना पड़ेगा या तो आप बेचने वाले हो तो आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बायर या सेलर के पास राइट्स होता है। जो प्रीमियम पे करता है उसके पास राइट होता है कि वो अगर चाहे तो बेच सकता है और अगर नहीं चाहे तो नहीं बेच सकता है। तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो बेचेगा, और नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऑप्शन चुन कर लेगा, यानी कि वो कहेगा कि मैं नहीं बेच रहा। तो उस केस में उसका सिर्फ लॉस क्या हुआ 1% जो उसने प्रीमियम पे किया था। तो जो 1% प्रीमियम पे करके मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है उससे तो बच गया वो। तो ये होता है ऑप्शन। और सेलर को इसमें क्या फायदा है, सेलर को इसमें वो प्रीमियम फायदा है। तो लेकिन इसमें अगर हम देखें ऑप्शन में, तो
तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो रहता है वो सेलर के पास रहता है। बायर के पास रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि बायर अगर नहीं चाहेगा, नहीं खरीदेगा या नहीं बेचेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जाएगा, ठीक है। लेकिन सेलर के पास सबसे बड़ा रिस्क ये है कि शेयर प्राइस तो कुछ भी जा सकता है। 110 रुपये का डिसाइड हुआ है शेयर प्राइस, लेकिन मान लेते हैं कि वो 400 चला गया, तो उस केस में उसको 400 रुपये का शेयर को 110 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो सेलर के पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में आई होप आपने समझ लिया होगा कि कैसे काम करते हैं दोनों, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए या फिर कोई सवाल हो आपके, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो शेयर मार्केट के रिलेटेड ही होंगे तो उसके बारे में आप समझ सको। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।